Then 6.21, two blocks M1 and M2 having equal mass are free to move on a horizontal frictionless surface. M2 is attached to a massless spring as shown in figure 6.10. Initially M2 is at rest and M1 is moving toward M2 with speed v and collides head on with M2. अगर ऐसा हो रहा है तो इन सब में क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका है व्हाइल स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड ऑल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये आपका M1 ब्लॉक जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² इनिशियली, जब ये इससे टकराएगा हेड ऑन ब्लॉक M2 ऑफ मास m तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, दबेगा। इसके दबने पे ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ kx² इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और थोड़ी बहुत इसकी काइनेटिक एनर्जी में। देखिए ऐसा क्यों है। आपने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन किया था, दो बॉल्स जो कि आपस में अटैच्ड है, एक बॉल जो इनकी तरफ बढ़कर आ रही है कुछ वेलोसिटी से इन दोनों को हिट कर रही है। तो कुछ केस में आपने देखा था कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रह गई थी और ये वाली पास वाली मोशन में आ गई थी। किसी किसी केस में दोनों की दोनों मोशन में आ गई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें खर्च हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि दोनों के मास सेम थे, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस था, μ0 था, तो कोलिजन इलास्टिक होना है। पर मास सेम होने की वजह से ये स्प्रिंग पर्टिकुलरली तब तक कंप्रेस होगा जब तक दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती है। मैं तो आपको ये बोलता हूं कि एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिएगा। आप 2-2 किलो के 2 ब्लॉक लीजिए, एक ब्लॉक पे स्प्रिंग लगा दीजिए और कुछ वेलोसिटी से एक ब्लॉक को मोशन में लाइए, तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो दूसरा वाला ब्लॉक मूव करने लगेगा। ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था तो इसमें पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था जो कि इस M1 ब्लॉक को रोक रहा था, और यही फोर्स जिसने M1 ब्लॉक को रोका, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 में तब्दील हुई, उससे ये ब्लॉक मूव हुआ। ठीक, वो फोर्स जो कि इसको रोक रहा है वही फोर्स इस M2 को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में एक्सपेंड नहीं होगी, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक M2 में हो जाएगी। तो ये आपका गलत है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन व्हाइल स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड द सिस्टम मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। दो फाइनल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया सिस्टम मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। हमेशा ध्यान रखिए, कोलिजन इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आगे वाली लाइन में लिखा है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम मोमेंटम कंजर्व होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक में। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन सी, इफ स्प्रिंग इज मासलेस, तो दे रखा था आपको, द फाइनल स्टेट ऑफ M1 इज स्टेट ऑफ रेस्ट। बिल्कुल, इलास्टिक कोलिजन में होता यही है कि जब टकराता है किसी भी चीज़ से तो इसकी वेलोसिटी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है। इसकी जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, तो इस पूरी चीज़ में वो एनर्जी समा जाती है। इसमें कैसे समाई? इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, बंटवारा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² या mvf²। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। देन डी ऑप्शन, इफ द सरफेस ऑन विच ब्लॉक्स आर मूविंग हैज फ्रिक्शन देन कोलिजन कैन नॉट बी इलास्टिक। हाँ बिल्कुल सही है। अगर फ्रिक्शन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस होगा, इसीलिए कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा। वही बात है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन के आने से वियर टियर ये सब हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं हो रही है, तो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा। तो सी और डी ये दोनों इसके आंसर्स हैं।